Hey physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about physiotherapy management of मेनिस्कल इंजरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीटी मैनेजमेंट मेनिस्कल इंजरी का डे 9 में। तो जो लास्ट का वीडियो था उसमें हमने एशियल इंजरी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर भी जाके आपको सारे डिजीज़ के पीटी मैनेजमेंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेनिस्कल इंजरी एक्चुअल होता क्या है, हमारे नी ज्वाइंट पे जो मेनिस्कल प्रेजेंट होते हैं, मीडियल मेनिस्कल एंड लेटरल मेनिस्कल, तो उनका जो काम होता है वो नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड वेट ट्रांसमिशन में काम करते हैं। हमारी बॉडी वेट 40 to 70% बॉडी वेट है उसे ट्रांसफ़र करते हैं एंड शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, लॉकिंग मैकेनिज्म एंड लाइक का जो नी मूवमेंट होते हैं, ग्लाइडिंग रोलिंग मोशन, तो इनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो मेनिस्कल है वो इंजर्ड हो जाती है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है स्पोर्ट पर्सन में। तो जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनमें क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जब रोटेशनल फोर्सेस पड़ता है, मीन्स जो मेनिस्कल होते हैं टू टाइप के होते हैं, लेटरल एंड मीडियल। जो मीडियल मेनिस्कल होती है मोर कॉमनली इंजर्ड होती है दैन टू द लेटरल मेनिस्कल। लेटरल मेनिस्कल कम क्यों होती है, क्योंकि लेटरल मेनिस्कल का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, थिक होता है पेरिफेरी में, और मोर मूवेबल होता है टू द मीडियल मेनिस्कल। तो इसका जो मैकेनिज्म रहता है वो मोस्टली ये रहता है कि रोटेशनल फोर्स की वजह से जब हमारी नी होती है, फ्लेक्स में होती है, फ्लेक्स नी, तो उसमें क्या होता है कि जब रोटेशनल फोर्स बाहर से पड़ता है तो उसकी वजह से हमारे जो मेनिस्कल है वो इंजर्ड होते हैं। मोस्ट कॉमन जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे रोटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जो स्पोर्ट्स फुटबॉलर होते हैं उनकी कंप्लेंट रहती है कि नी जॉइंट पे पेन हो रहा है एंड स्वेलिंग है, लिम्पिंग है, लॉकिंग है। तो इस टाइप का जो कंप्लेंट रहती है पेशेंट की, तो आप अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंप्लेंट आप उनका प्रॉपर असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट में कुछ डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं जिन्हें हम स्पेशल टेस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे मेनिस्कल के लिए होते हैं। जैसे कि जॉइंट लाइन टेंडरनेस आप चेक करेंगे, मैकमुरे टेस्ट होता है, डक वाडल टेस्ट होता है, एप्ले कंप्रेशन टेस्ट होता है, एप्ले डिस्ट्रक्शन टेस्ट होता है, हॉल फिट साइन होता है। तो ये सारे टेस्ट जो है आप पेशेंट पे करेंगे, असिस्ट करेंगे, उसके बाद ही आप डायग्नोस कर पाएँगे। तो आफ्टर टू द डायग्नोस जब हमें देखने को मिलता है कि मेनिस्कल इंजरी हुई है, तो हम क्या करते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं। तो गोल सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आपके पास आया है या क्रोनिक कंडीशंस में आया है। तो जब हम एक्यूट फेज़ में हमारे पास पेशेंट आता है तो हम कुछ गोल सेट करते हैं, जैसे कि रिड्यूस एडिमा एंड स्पैज़म, रिड्यूस पेन एंड इकोमसिस, आरओएम 90 डिग्री तक लानी है विद इन 4 वीक्स, प्रिवेंट डीकंडीशनिंग ऑफ अनअफेक्टेड बॉडी सेगमेंट एंड नॉर्मल गेट पैटर्न एंड असिस्टेंट। तो ये हमारा जो गोल्स रहते हैं वो हमारे एक्यूट कंडीशंस में रहते हैं। तो सबसे पहले जो कि हम काम करते हैं राइस प्रोटोकॉल पे करते हैं। तो राइस प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारा रेस्ट प्रोवाइड करना, पेशेंट से बोलना है कि आपको रेस्ट करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि और ज़्यादा इंजरी हो सके। तो रेस्ट प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, राइस प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, रेस्ट पेशेंट को बताते हैं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, आइस का यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए। 20 to 30 मिनट्स के लिए हम आइस का यूज़ करेंगे एवरी 3 to 4 आवर्स फॉर 2 to 3 डेज अंटिल द पेन एंड स्वेलिंग आर गॉन। जब तक ये स्वेलिंग और पेन कम नहीं हो जाता है तब तक हम 2 से 3 दिन या 4 दिन हम इसका यूज़ करेंगे आइस का। Then elevating your knee, placing a pillow underneath your leg to help reduce swelling. Swelling है तो उसे कम करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ जो होता है हमारा कि राइस में कंप्रेशन होता है, एलिवेशंस होता है। कंप्रेशन में क्या करते हैं, हम इलास्टिक बैंडेज का यूज़ करते हैं अराउंड टू द नी, कीप योर स्वेलिंग फ्रॉम गेटिंग वॉश। ओके। तो रेस्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या रेस्ट में रहता है। प्रॉपर इमोबिलाइजेशंस रहना चाहिए नी जॉइंट, तो हमारे जो नी ब्रेश होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं इमोबिलाइजेशंस के लिए। टैपिंग है, ब्रेश और पीओपी कास्ट है, उनका हम यूज़ करते हैं। एंड पेशेंट को बोलना है कि वेट बेयरिंग नहीं करना, डिस्करेज इनिशियली टू लिमिट डैमेज ऑफ द इंजर्ड टिश्यूज। मीन्स वेट बेयरिंग नहीं करनी, वरना और क्या होता है, और टिश्यूज हमारे डैमेज हो सकते हैं। अवॉइड दोज पोजिशन दैट इंक्रीज द इरिटेशन। पेशेंट को आपको यहाँ पे एजुकेशन भी देनी है कि ऐसी कोई भी पोजिशंस को आपको नहीं लेना है, मीन्स अवॉइड करना है जिससे कि इरिटेशंस और ज़्यादा हो, पेन और ज़्यादा बढ़े। एंकल टो मूवमेंट्स कराते रहना है, जैसे कि वीनस थ्रोम्बोसिस ना हो जाए, सर्कुलेशन है वो कम ना हो जाए, क्योंकि जो हमारी काफ मसल्स होती हैं वहाँ पे वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन। तो इमोबिलाइजेशन से आपको नी ज्वाइन का रखना है, पर एंकल टो मूवमेंट्स आपको कराते रहना है। क्रायोथेरेपी जैसे कि हम आइस पैक का, जो कोल्ड पैक का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है हमारे लोकल टिश्यूज़ का पेन कम करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर देता है। जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहेगा 10 to 15 मिनट्स।
कंप्रेशन बैंडेज यूज़ करते हैं जो कि ब्लड फ्लो उस एरिया पे कम करता है। एलिवेशन मीन्स एलिवेशन में क्या करेंगे, एलिवेट करके रखेंगे अब टू द हार्ट लेवल, सॉरी, एलिवेशन में क्या करते हैं, एलिवेट रखते हैं हम हार्ट लेवल तक लिम्ब को, जिससे कि वहाँ पे अडीमा है, स्वेलिंग है, वो कम हो जाए, अडीमा है तो वॉश आउट हो जाए। नेक्स्ट इज यूज टू द मॉडलिटीज़। पेन को कम करने के लिए हम मॉडलिटीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि टेंस हो गया, IFT हो गया, अल्ट्रासाउंड। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराते हैं। तो स्टार्टिंग में हम 16 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे, इसके लिए क्वाड्रिसेप्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए, ग्लूटेस के लिए, ग्लूटेस मसल्स के लिए, जो कि इनिशिएट कर स्टार्टिंग में उनके मोटर कंट्रोल को इनिशिएट करने के लिए, एंड मिनिमाइज एट्रोपी, जितना कम से कम हो सके एट्रोपी। तो होल्डिंग पॉइंट जो होल्डिंग टाइम रहेगा वो 10 to 15 सेकेंड रहेगा। रेपिटेशन 8 to 10 मिनट्स, 8 to 10 टाइम्स। इंटेंसिटी क्या है, सब मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए, देन मैक्सिमम से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूट कंडीशंस है। स्पीडी आइसोमेट्रिक हेल्प टू रिजोल्यूशन ऑफ एडिमा एंड इफ्यूजन। नेक्स्ट क्या कराना है हमें, असिस्टेड SLR कराना है। SLR जो मीन्स स्ट्रेट लेग रेजिंग, जिसमें हम जो SLR होता है वो हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction तीनों में ही कराएंगे विदाउट एनी कोई वेट। आरओ में एक्सरसाइज कराएंगे, जेंटल रिलैक्स स्मॉल रेंज सेल्फ असिस्टेड नी स्विंगिंग कुड बी इनिशिएटेड। आरओएम कराएंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, पेशेंट पैसिवली कर पा रहा है, एक्टिवली कर पा रहा है, असिस्टेड करा रहा है, कर पा रहा है, तो उसमें हम नी स्विंगिंग स्टार्ट कराएंगे। गेट ट्रेनिंग, इनिशियली नॉन वेट बेयरिंग गेट ट्रेनिंग हम कराएंगे पेशेंट को, देन उसके बाद धीरे 20% वेट बेयरिंग इन्वॉल्व करेंगे उस लेग को जिस जो भी अफेक्टेड है। क्या क्या एक्सरसाइज कराएंगे हम मेनिस्कल इंजरी के लिए, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज ड्यूरिंग स्वेलिंग, स्वेलिंग है तो कौन कौन सी हम क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कराएंगे। नी स्विंगिंग फॉर अर्ली रिटर्न ऑफ फंक्शन, नी स्विंगिंग हम कब करते हैं, जैसे पेशेंट को बोलना है हाई टेबल पे, हाई सिटिंग पोजीशन में बैठना है और उसके बाद नी स्विंग करना है, फ्लेक्स एक्सटेंड, फ्लेक्स एक्सटेंड। ओके, जिससे क्या होगा कि जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। रेज SLR कराना है, नी की स्ट्रेंथनिंग को भी इंक्रीज करेगा। इम्प्रूव पोस्चर स्टेबिलिटी ऑफ द नी, रजिस्टिव एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल। सब एक्यूट फेज, अभी हमने एक्यूट फेज के बारे में पढ़ा, हम सब एक्यूट फेज में क्या क्या गोल्स रखेंगे। टू रिड्यूस द पेन, normal knee range of motion, reduce joint diffusion, increase strength of our muscles and normal gait training. ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं क्या क्या हमारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज रहेंगी। कंटिन्यूस पैसिव रेंज ऑफ मोशन, CPM का हम यूज़ करते हैं। CPM जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यदि आप दिन में 2-3 बार CPM का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो रेंज है वो एक दिन में ही काफ़ी 4 to 5 रेंज इंक्रीज हो जाती है। Help to perform slow rhythmic knee flexion and extension, static stretching of hamstring, calf and IT band to improve range of motion. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। क्या क्या सब एक्यूट कंडीशंस में आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। SLR कराएंगे जैसा कि हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे SLR हम वेट कफ के साथ करा रहे हैं। एक्यूट कंडीशन में क्या था, विदाउट वेट के करा रहे थे, अब हम वेट कफ का यूज़ करके हम SLR कराएंगे। मिनी स्क्वाट कराएंगे, लंच कराएंगे 0 to 60 डिग्री, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करेंगे, स्टैटिक वाइस कर्ल, हिल रेजिंग स्टेयर्स, इट विल स्ट्रेंथन कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक मसल्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, पैसिव नी एक्सटेंशन है, हील स्लाइड है, स्टैंडर्ड काफ रेज है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, SLR है, एंड वॉल स्क्वाट है विथ बॉल, स्टेप अप है, एंड नी स्टेबलाइजेशन है, रजिस्टर्ड नी एक्सटेंशन है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है वो हम पेशेंट को कराते हैं, सजेस्ट करते हैं, और घर के लिए भी एडवाइस करते हैं कि होम एडवाइस भी, और क्लिनिक पे भी हम ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को कराते हैं। नेक्स्ट इज अ गेट ट्रेनिंग। अब सब एक्यूट कंडीशन में आप गेट ट्रेनिंग भी देंगे, पर पेशेंट थोड़ा सा ओनली वेट लिफ्टिंग के लिए बोलेंगे। जो भी इन्वॉल्व लिम्ब है उसमें से कुछ परसेंट ही, आप 30 to 40% ही वेट लिफ्ट को बोलेंगे। पेशेंट को धीरे धीरे गेट ट्रेनिंग में क्या कराते हैं, FWB बैलेंस एक्टिविटीज़ कराएंगे हम लोग। ग्रेजुएटेड स्पॉट रनिंग एंड जॉगिंग टू इनिशिएट एज ऑन पेन परमिट्स, एंटीरियर पोस्टीरियर बेड शिफ्ट टू इनवायलेटल स्टांस ऑन अ बैलेंस बोर्ड। बैलेंस बोर्ड पे ही आपको बैलेंस बनवाना है। नेक्स्ट इज अ क्रोनिक फेज। जब क्रोनिक फेज आता है तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो उसके लिए कुछ गोल्स हैं। जैसे पेशेंट आपके पास क्रोनिक फेज में आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या गोल्स रखेंगे। मेन तो है पेन को कम करना, ये तो है, एंड रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना, मेंटेन नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल मसल्स, नॉर्मल गेट पैटर्न, लेटरल एंड फ्रंट स्टेप अप्स, जॉगिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, बैकवर्ड प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, परफॉर्मेंस स्पेसिफिक एक्सरसाइज। तो ये सारे हमारे गोल रहते हैं जो कि क्रोनिक कंडीशंस में रहते हैं, क्योंकि पेशेंट को हमें फिर से नॉर्मल लाइफ में फिर से रिगेन करना है। तो पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूरिंग 1 to 5 days।
1 to 5 डेज़ के बीच में जो पेशेंट होता है जब उसकी मेनिस्कस है वो ग्रेड 3 में इंजर्ड हो जाते हैं तो हमें वहाँ पे सर्जरी की रिक्वायर्ड होती है। तो वहाँ पे फिज़ियोथेरेपी से काम नहीं चलता है। तब सर्जरी होती है, आफ्टर द सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हम करते हैं फिज़ियोथेरेपी ड्यूरिंग 1 टू 5 डेज़। 1 टू 5 डेज़ क्या-क्या हमारे गोल रहेंगे, हम थर्मोथेरेपी का यूज़ करेंगे पेन को कम करने के लिए, जॉइंट की फ्यूजन है उसे कम करेंगे, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, रेजिस्टिव एंकल एंड फुट एक्सरसाइज कराएंगे, एसएलआर कराएंगे, प्रिवेंट रिफ्लेक्स इनिबिशन के लिए सस्टेन क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज विद 5 to 10 सेकंड के लिए होल्ड एंड सपोर्टेड रिलैक्स नी पैसिव स्विंगिंग। तो ये सारे हम एक्सरसाइज पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूरिंग 1 to 5 डेज़ कराते हैं। और आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, ये रॉन्ग है क्योंकि ये 1 to 5 डेज़ में पेशेंट नहीं कर पाएगा, ओनली आइसोमेट्रिक ही कर पाएगा। ड्यूरिंग 5 to 15 डेज़, हाँ 5 to 15 डेज़ वो वाली एक्सरसाइज कर सकता है। नी रैचेस एंड पेडोसाइकिल्स रिजाइम एम्बुलेशन विद सपोर्ट एंड फुल वेट बियरिंग। पेशेंट फुल वेट बियरिंग कराएंगे, पेडोसाइकिल्स होती है उसका यूज़ करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे जिससे कि नी बार बार मूवमेंट हो सके हमारे नी जॉइंट पे। पेशेंट इज टॉट वेट ट्रांसफ़र, पेशेंट को वेट ट्रांसफरिंग सिखाएंगे, नी रेंज ऑफ मोशन जिससे कि 90 डिग्री हो सके एंड इन दिस फेज पेशेंट शुड बी एबल टू अचीव 90% नी मूवमेंट्स 5 to 15 डेज। ओके, नेक्स्ट इज अ अब 2 to 3 वीक्स में हमारा क्या गोल्स रहेगा, मीन्स 120 डिग्री नी मूवमेंट्स होना चाहिए पेशेंट का कि 2 to 3 वीक्स हो गए पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन शुड बी एबल टू स्टैंड अलोन एट अफेक्टेड लेग और पेशेंट इतना कॉन्फिडेंटली हो जाए वो वेट बियर कर सके जो खुद से अकेले ही खड़ा हो सके अफेक्टेड लेग। पीआरई कराएंगे टू कॉर्डिसेप्स, फ्लोर स्क्वाटिंग कराएंगे, क्रॉस लेग सिटिंग, प्रोन नीलिंग। नेक्स्ट है एम्बुलेशन विथ मिनिमम और नो सपोर्ट के साथ। ड्यूरिंग 3 to 5 वीक्स क्या आप एक्सरसाइज कराएंगे, आइसोटोनिक नी एक्सरसाइज कराएंगे एंड आर टू कॉर्डिसेप्स और कंटिन्यू बैलेंसिंग एक्टिविटी जो कि हमारे प्रोप्रियोसेप्शन को इम्प्रूव कर गेट ट्रेनिंग एंड पेशेंट में बी परमिटेड टू रिज्यूम वर्क। और पेशेंट को हम फिर से उसे परमिशन दे देंगे कि अब वो जो भी पहले एक्टिविटी करता था, जो भी उसकी जॉब जो भी वर्क था वो अब कर सकता है। आफ्टर 6 वीक क्या होगा कि पेशेंट को हम पूरी बॉडी कंडीशनिंग पे काम करेंगे। तो आफ्टर 6 वीक हम पेशेंट को स्पॉट रनिंग, स्ट्रेट जॉगिंग, जंपिंग, होपिंग इन सारी चीज़ों के लिए पेशेंट को सारी एक्सरसाइज कराएंगे, बिल्कुल उसकी बॉडी कंडीशनिंग को तैयार करेंगे। पेशेंट कैन बी अलाउड टू रिटर्न टू द एक्टिव स्पोर्ट और पेशेंट फिर से एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे फिजियोथेरेपी मैनेज करना है एक्यूट कंडीशंस के लिए, सब एक्यूट कंडीशंस के लिए, क्रोनिक कंडीशंस के लिए, क्योंकि क्रोनिक कंडीशंस आ जाती है तो वहाँ पे हमें नीड ही होती है सर्जरी की। थैंक यू सो मच, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम IT बैंड सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।